सो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे केपी, केसी, केसाई, केसीपी, उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इन सबको हमने डिस्कस किया। सो बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स ऑफ केपी केसी, उससे पहले यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ना चाहेंगे और फिर ये पढ़ना चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताने की कोशिश तुम्हारे साथ कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले तो मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दो कि क्या आपको लिखा हुआ क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, थैंक यू। तो देखो बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, सबसे पहली बात जो होती है हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। पहली बात होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट is a characteristic of a reaction at equilibrium, is characteristic of a reaction at equilibrium, at equilibrium। ये सबसे पहली बात होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ डिफरेंट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू जो हो सकती है, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, हर रिएक्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ये वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गई बेटे बात? हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट भी हो सकती है, किसी रिएक्शन के लिए सेम भी हो सकती है। हर रिएक्शन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू उसमें होगी, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम constant can predict the extent of reaction, the extent of reaction को predict कर सकता है equilibrium constant। ठीक, कैसे बेटे? देखो बेटा, बहुत सिंपल बात है। अगर हम बात करें कि K क्या होता है, equilibrium constant क्या होता है, बेटा आपने पीछे अभी निकाला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता था कि इसमें ऊपर हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और नीचे लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है ना? अब अगर मैं ये कह दूं कि मान लो कि इफ वैल्यू ऑफ के इज 1, अगर वैल्यू ऑफ के इज मोर देन 1, अगर मोर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और नॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, concentration of products is more than concentration of reactants। ठीक है जी? और जितनी ज्यादा ये कंसंट्रेशन होगी, ठीक उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड टू द प्रोडक्ट होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मोर इज द वैल्यू ऑफ के, मोर इज वैल्यू ऑफ के की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, रिएक्शन इज मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्शन इज मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, रिएक्शन इज मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और ये भी कह सकते हैं कि अगर मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट है तो मतलब नियर टू द कंप्लीशन है।
यानी हम कह सकते हैं कि मोर टूवर्ड्स, देयरफॉर मोर टूवर्ड्स कंप्लीशन, कंप्लीशन की तरफ उतना ही ज्यादा है, मोर टूवर्ड्स कंप्लीशन। ठीक है जी, यानी प्रोडक्ट जितने ज्यादा बन गए, रिएक्शन उतना ज्यादा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन उतना ही ज्यादा हमारे पास फॉरवर्ड है, मतलब उतना कहने का मतलब उतने ज्यादा आपके पास क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उतना कंप्लीशन की तरफ चला गया। इसी तरह से अगर मैं ये मान लूं, मैं कहूं कि वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 1, अगर मैं बोल देता हूं कि रिएक्शन में वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 1, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन of product is less than the concentration of reactants, reactants की concentration ज्यादा हो गई, तो मतलब reaction is towards, more towards reactants। तो इसमें समझ में आता है कि therefore reaction is more towards reactants, towards reactants। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, yes or no? ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन आ गया इस पे। अभी क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन इस तरह से आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग reaction in which of the following reaction moves farthest to the completion, reaction moves farthest to the completion, farthest to the completion if values of K at same temperature are same temperature are। बेटा ए ऑप्शन है कि K की वैल्यू इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है K की वैल्यू 10 टू पावर -2, ठीक, सी ऑप्शन है K की वैल्यू 10 टू पावर 2, ठीक, और डी है हमारे पास इसी तरह से K इज इक्वल टू, डी मेरे पास है K इज इक्वल टू 0.1। अब मुझे बोला इसमें which reaction goes farthest to the completion, तो ऑब्वियसली हमारे पास जितनी K की वैल्यू ज्यादा होगी, रिएक्शन विल मूव farthest to the completion। जसमीत बेटे गलत बोल रहे हो यार, जसमीत हमने बोला K की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ होगा, और तुम K की वैल्यू कम लेके चल रहे हो यार। सो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, आंसर होना चाहिए था सी, जितनी K की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही रिएक्शन फारदेस्ट टू द कंप्लीशन हो जाएगा, क्यों, उतने प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका आंसर सी होगा। बोलो क्लियर। सर फारदेस्ट तो मतलब दूर नहीं होता, फारदेस्ट टूवर्ड्स कंप्लीशन बोला, टू द कंप्लीशन, फारदेस्ट फ्रॉम द कंप्लीशन नहीं बोला मेरे भाई, इंग्लिश पूरी देखो, फारदेस्ट टू द कंप्लीशन यानी फारदेस्ट टूवर्ड्स द कंप्लीशन, फारदेस्ट फ्रॉम द कंप्लीशन नहीं है। समझ में आई मेरी बात? यस सर। हाँ, अब देखो बेटे, हाँ जी बेटे, सर आई वाज सेइंग इट्स क्लियर। ओके, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच रिएक्शन इन विच reaction, which of the following, in which of the following reaction takes maximum time to reach till equilibrium, ठीक, और यहां पे हमारे पास K की वैल्यू 1 है, बी K की वैल्यू हमारे पास 10 टू पावर -2 है, सी K की वैल्यू 10 टू पावर 2 है, और डी K की वैल्यू 0.1 है, ठीक। हमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच टिल इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली इफ वी स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स,
हम तो रिएक्टेंट से करेंगे। तो ऐसे केस में हमें यह भी याद रखना है, हमें यह भी याद रखना है कि के भले ही हमें स्पीड नहीं बताता, के भले ही हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, लेकिन एक बात जरूर है कि के रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, के ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय के ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो ये पढ़े थे नहीं कि के Yes, जो sir. होता है इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो मतलब अगर हमारे पास ये वैल्यू बड़ी हुई यानी के फॉरवर्ड ज्यादा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, उसका रेट ज्यादा है, तो बड़ी जल्दी रिएक्शन आ जाएगा इक्विलिब्रियम तक। लेकिन अगर के की वैल्यू कम हुई तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए। अगर बोला कौन ज्यादा टाइम लेगा टिल इक्विलिब्रियम, तो के छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि के इज एक्चुअली रेशियो ऑफ rate constant of forward direction to that of rate constant of backward direction. And what was rate constant? It is rate of reaction when molar concentration is taken as unity. तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन ही है। तो अगर के की वैल्यू बेटे छोटी है तो उसका मतलब क्या है कि उसका फॉरवर्ड का रेट स्लो है। तो अगर मैं रिएक्टेंट से चलूंगा तो स्लो रेट से रिएक्शन चलेगा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? यस खुशी, इज इट क्लियर बच्चे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी बच्चे लिख रहे हैं। ओके, अब देखो बेटे, ये तो हमने के की बात की, आगे चलते हैं। ये मिटा दो बच्चे। ओके, अब अगली बात देखिएगा। अगली बात देखिएगा, तीसरी बात। तीसरी बात है बेटा, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो बता रहा है, इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि रिएक्शन किस साइड को होगा। इसको समझने के लिए हमें यहां पे एक और चीज समझनी होगी। एक हमारे पास होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक, रिएक्शन कोशेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन कोशेंट? देखो मान लो एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A गिविंग अस B मोल्स ऑफ B, ठीक, C मोल्स ऑफ C, ऐसा कोई रिएक्शन है। ठीक, अब अगर मैं इसका K लिखता हूं तो K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी? C की पावर C डिवाइडेड बाय A की पावर A और B की पावर B। बट ये वैल्यू एट इक्विलिब्रियम होगी, एट इक्विलिब्रियम होगी। तो अगर इक्विलिब्रियम होगी तो ये K होगा। पर क्या ये रेशो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं? नहीं ना, हमें रेशो आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं। तो बेटे एट द टाइम other than equilibrium, other than equilibrium, at the time other than equilibrium, Q, which is reaction quotient, is equal to C raised to power C divided by A raised to power A and B raised to power B। कहने का मतलब कि अगर हम इक्विलिब्रियम को छोड़ करके किसी और टाइम पर यही रिलेशनशिप लिखें जो कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखा था, उसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। यानी इट इज द सेम एक्सप्रेशन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, same expression as equilibrium constant, but at the time other than equilibrium,
अदर देन इक्विलिब्रियम। बेटे आप इक्विलिब्रियम को छोड़ दीजिए, किसी भी और टाइम पे ये एक्सप्रेशन लिखें तो उसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। बेटे समझ में आया कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है कि नहीं? यस सर। नो, हर रिएक्शन जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो, इट ट्राइज टू कम्स टू द इक्विलिब्रियम। हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करता है बेटे, ठीक? तो देखो बेटे, नाउ इफ Q इज लेस देन K, अगर Q की वैल्यू K से कम है, K इक्विलिब्रियम से कम है, ठीक है, अगर Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम से कम है तो इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए इसको वैल्यू बढ़ानी होगी। बढ़ानी होगी तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा करने होंगे, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे केस में रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स, रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर Q की वैल्यू हमारे पास K से छोटी है तो इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए इसको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाने होंगे, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो बच्चे, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? नाउ इफ Q इज ग्रेटर देन K, मान लो Q बड़ा है, बड़ा है तो इक्विलिब्रियम तक आने के लिए उसको छोटा होना पड़ेगा। छोटा होने के लिए ये वैल्यू बढ़नी चाहिए और ये कम होनी चाहिए, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ चलना चाहिए। तो अगर Q बड़ा है तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, एंड दैट मींस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? वैसे ही अगर Q इज इक्वल टू K हो जाता है तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो वेरी वेरी सिंपल बेटे, अगर Q की वैल्यू छोटी है उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी प्रोडक्ट वाली साइड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। Q की वैल्यू बड़ी है तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ठीक? और अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। बोलो बच्चे, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जल्दी बता देना। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट था, और रिएक्शन कोएफिशिएंट का कैसे रिलेशनशिप होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो इट आल्सो टू प्रेडिक्ट द रेट, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि Q तो कहीं पे भी निकाला जा सकता है, इक्विलिब्रियम आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, Q तो कहीं पे भी निकाला जा सकता है। तो Q निकाल लेते हैं और K की वैल्यू हमें पता होती है, तो पता चल जाता है रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है अभी कि बैकवर्ड में जा रहा है, इजीली प्रिडिक्ट हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे मैं इसको पहले करवा चुका हूं कि दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not predict the speed of the reaction, does not predict the speed of reaction। बेटा ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करता, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक? दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not predict the speed of reaction but can certainly predict how swiftly reaction is moving towards equilibrium, ठीक? But can certainly predict how swiftly reaction is moving to attain equilibrium। बेटा अभी
पिछले ही उसमें मैं करवा चुका हूं कि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड की रेशो होती है। दो ये एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता रहा हमें कितनी स्पीड होगी, कितनी ज्यादा होगी। अरे भैया हमारे पास बहुत स्लो भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, तो एग्जैक्ट स्पीड तो प्रेडिक्ट नहीं करता, बट एक चीज जरूर प्रेडिक्ट कर सकता है के इक्विलिब्रियम, और वो ये कि अगर हमारा के इक्विलिब्रियम ज्यादा होता है तो इसका मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, और अगर के कम होता है तो इक्विलिब्रियम लेट आएगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दिया ना बेटा कि विच रिएक्शन विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच टिल इक्विलिब्रियम, ये आपको मैंने क्लियर किया था कि नहीं किया था बच्चे? Yes, sir. ओके, अगली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, equilibrium constant may have different units for different reactions। बेटा डिफरेंट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि केसी के जब हम यूनिट्स निकालते हैं तो हमने बोला कि इसको मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एमजी से निकालेंगे। केपी के यूनिट निकालते हैं तो हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एमजी से निकालेंगे। ठीक, अब हर रिएक्शन का डेल्टा एमजी अलग अलग होगा, और हर रिएक्शन का डेल्टा एमजी अलग होने से उसका जो यूनिट है वो डिफरेंट हो सकता है, और आपने पढ़ा भी है ये डिफरेंट ही होते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब किसी ने पूछा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड सेकंड? अरे भैया फोर्थ एक्सटेंट प्रेडिक्ट कर रहा है और सेकंड एक्सटेंट प्रेडिक्ट कर रहा है और फोर्थ स्पीड प्रेडिक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा फर्क है। सेकंड में बोला कि एक्सटेंट कितना फॉरवर्ड कितना बैकवर्ड, ठीक, और फोर्थ बोल रहा है कितनी जल्दी फॉरवर्ड कितना स्लोली फॉरवर्ड। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट बात बेटे, अगली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not depend on concentration, volume, pressure, etc। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक, क्यों बेटा? इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट, चेंज कर दोगे इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब वो के की वैल्यू वही रहेगी। यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको कहा कि इन अ रिएक्शन 2 moles of A plus B giving us 3 moles of C, value of K at 298 Kelvin is 16 if concentration of reactants is doubled, what will be the new value of equilibrium constant at 298 Kelvin? ए आंसर दिया है 64, बी आंसर दिया है बेटा 64 की 16 की पावर 3, सी आंसर दिया बेटा हमारे पास 16, बी आंसर दिया कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नाउ अब तुम्हें मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा।
देखो बेटे, हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है और K की वैल्यू आपको 16 दी है। अब आपने कंसंट्रेशन पर डबल कर दिया, पर बेटे मैंने ऊपर बोला रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, सो आंसर इज 16। ठीक, मतलब लड्डू बनाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहनी है, वो डिपेंड नहीं करनी है ना वॉल्यूम पे, ना कंसंट्रेशन पे, ना प्रेशर एटसेट्रा पे। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगली बात, अगली बात, अगली बात है कैटलिस्ट जो होता है वो भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not depend on, does not alters with use of catalyst, यानी कैटलिस्ट भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी ला सकता है वहां पर जिन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना है उसको अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करता है, इसलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता। इस पे क्वेश्चन बना देंगे लोग, कैसे बना देंगे? बहुत सिंपल, बोलेंगे आपका रिएक्शन जो था उसका वैल्यू के का 16 था, अब हमने कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन के रेट को डबल कर दिया, तो बोलो के की वैल्यू क्या हुई? बोलो लड्डू मत बनाओ यार, के की वैल्यू 16 ही रही, क्योंकि कैटलिस्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली रेट्स की रेशियो नहीं कंसंट्रेशन की रेशियो, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी कांस्टेंट, सो के की वैल्यू जो है वो ही रहनी है। बोलो क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, के किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे तो करता होगा जिंदगी में, है ना? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट only depends upon temperature of a reaction, temperature and stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction। जो K की वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या फिर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करती है। The value of K only depends upon the temperature, टेम्परेचर चेंज करोगे K चेंज हो जाएगा, ठीक, टेम्परेचर चेंज करोगे तो K चेंज हो जाएगा बेटे, ठीक। तो वैल्यू ऑफ K जो होता है ऑब्वियसली ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। बोलो कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन अब हमें ये पढ़नी है कि भाई ये टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होता है, इसका टेम्परेचर कैसे चेंज करता है या स्टोइकियोमेट्री कैसे चेंज करती है। बेटा स्टोइकियोमेट्री चेंज हुई तो आपको तो पावर चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हुई तो बेटा वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस वजह से दो चीजें स्टोइकियोमेट्री और टेम्परेचर पे के डिपेंड करता है। तो के की ये 8 तरह की आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई। पहली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन, मतलब हर इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी रिएक्शन कंप्लीशन तक पहुंच चुका होगा, यानी ज्यादा फॉरवर्ड जानी, ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ होगा, के की वैल्यू कम होगी, ज्यादा रिएक्टेंट्स की तरफ होगा। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आल्सो, अगर हम Q निकाल लें और वैल्यू ऑफ K Q से ज्यादा हो गई तो बेटा वैल्यू ऑफ K ज्यादा Q छोटा तो रिएक्शन फॉरवर्ड, वैल्यू ऑफ K कम, ठीक, और Q ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड, बराबर, तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। Yes, sir. आ गई। उसके बाद बोला दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक, बट सर्टेनली प्रेडिक्ट हाउ स्विफ्टली रिएक्शन मूविंग टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कितनी तेज चल रहा है उसको जरूर देखते हैं। और फिर क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इनको चेंज करने से कुछ नहीं होता, ना ही कैटलिस्ट को का फर्क पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करोगे और या फिर आप स्टोइकियोमेट्री चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट बात बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो टेम्परेचर पे और या फिर स्टोइकियोमेट्री पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक कैसे हमें पता चलता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भले वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो, भले वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हो, भले Ksi हो, ठीक। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा बेटा? टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव असर देने के लिए हमारे पास यहाँ इक्वेशन होती है वॉन हॉफ इक्वेशन। सो वी हैव वॉन हॉफ इक्वेशन, वॉन हॉफ equation to predict the extent till which you can see temperature changes K, ठीक। ये इक्वेशन होती है K is equal to A into E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, ठीक। क्या बोला? बोला K is equal to A इंटू E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, जहां पे K क्या है? K बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यहां पे A क्या होता है बेटा? A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। आपको अच्छे से पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन R अच्छे से पता है, T अच्छे से पता है। नो बेटा, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे यूज की नहीं है, हमें इसको यूजफुल बनाना होगा। यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर मैंने लॉग दोनों साइड ले लिया तो मेरे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A। बेटा लॉग में पावर्स आगे आ जाती है, माइनस डेल्टा H अपॉन RT, और नेचुरल लॉग ऑफ E की वैल्यू 1 होती है बेटा। नेचुरल लॉग ऑफ E की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो बेटे यहां पे वैल्यू 1 हो गई, तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई। अब इसमें तुम्हें ग्राफ पूछा है, ठीक, और ग्राफ पूछा है, यहां नेचुरल लॉग ऑफ K है और यहां 1/T है। हमसे पूछा इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख ही सकता हूं। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पढ़ाई जाती है, y इज इक्वल टू c प्लस mx, ठीक है ना जी। x एक्सिस पे आपने ले लिया 1/t, बेटा y एक्सिस पे ले लिया नेचुरल लॉग ऑफ t। तो सबसे पहली बात, स्लोप होती है m, स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव। स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब अब तो सभी लोग जानते होंगे, नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग, तो माइनस स्लोप जो यहां पे होगी
दैट विल बी डेल्टा एच अपॉन आर। यहां पे बोल सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, है ना जी। और हम ये अच्छा जानते हैं स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। अगर आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं और उसका थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा को यहां पुट कर देंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू हमें पता है, यहां से डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकल जाता है। बोलो बच्चे, क्लियर? Yes, sir. अब इसी ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी आगे ले जाते हैं, यहां जोड़ते हैं, तो ये इंटरसेप्ट होती है। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है? नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो यहां से ए की वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक है जी। तो ये पहली बात हो गई। तो उम्मीद करते हो क्लियर हो गया। लेकिन बेटा क्या हमारे पास नेचुरल लॉग का टेबल है? नहीं है। तो हमें इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। बेटा इस इक्वेशन को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आ जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, दो बार 2.303 आ रही है, बार बार लिखेंगे देश की इंक बर्बाद होगी, हमें देश की इंक बचानी है। उसके लिए हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया एक बार, यानी एक बार तो देश की इंक यूज कर ली, पर अगली बार से बचनी शुरू हो जाएगी। कैसे? ये कैंसल कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। तो दो बार लिखने की बजाय हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, log टू द बेस 10 के इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ए माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t। अब बेटे अब हमें दोबारा एक ग्राफ पूछ लिया। अब जब हमें दोबारा एक ग्राफ पूछ लिया, अब बोले यहां log टू द बेस 10 का ग्राफ है k का 1/t के साथ। कहा अब इसकी स्लोप बता दो। बोलना आती भाई हमारे को, पूछ लो। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अभी फटाफट बताओ स्लोप कैसी आई यहां पर, नेगेटिव की पॉजिटिव? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। Sir, negative. नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप यानी डिक्रीजिंग स्लोप। और उसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस स्लोप की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर के बराबर। स्लोप तो बचपन से ही कैसी होती है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो यू कैन पुट इट इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड कैन कैलकुलेट डेल्टा एच अगेन। अब देखो बेटे, अगर इसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं तो ये वैल्यू log टू द बेस 10 ए की आ जाएगी। यानी एक नेचुरल लॉग का और एक log टू द बेस 10 का टेबल है, दोनों का ग्राफ है। इसमें स्लोप डेल्टा एच बाई आर है, log टू द बेस 10 में डेल्टा एच बाई 2.303 आर है। बोलो फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना, यस और नो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू बच्चे। लेकिन अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट, हम तो टेम्परेचर का असर पढ़ने वाले थे ना भाई, अब हमें टेम्परेचर का असर पढ़ना है। मिटा दो इसको मैं इस साइड से। Yes, sir. अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर थे दोस्तों, दो डिफरेंट टेम्परेचर थे। एक टेम्परेचर था T1 और उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1। दूसरा टेम्परेचर था T2, उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। और हमने ये मान लिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1। हमने टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ाया, इंक्रीज किया। K पे क्या फर्क पड़ा? कोई भी बच्चा थोड़ा सा सोच के बता सकता है कि अगर मैंने टेम्परेचर को T1 से T2 तक बढ़ाया, इक्वेशन आपके सामने है,
तो K पे क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ जी, सर K की वैल्यू 20 होनी चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता इसका तुम्हारे को, समझ में आई? अरे देखो अभी ध्यान से समझना, ठीक? हमने पहले टेम्परेचर T1 पे ये इक्वेशन लिखी, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 वो आ गया K1 यानी log of K1 is equal to log of A minus delta H upon 2.303 RT1। फिर यही इक्वेशन एट टेम्परेचर T2 देखी, तो T2 पे क्या आ गया? log of K2 log of A minus delta H upon 2.303 R into T2। ठीक है जी। अब अपन क्या करते हैं, से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, और ऐसा कह देते हैं सबट्रैक्टिंग 1 from 2, सबट्रैक्टिंग 1 from 2। हमने 1 को 2 से सबट्रैक्ट कर दिया बेटा। अगर 1 को 2 से सबट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई log of K2 minus log of K1 should be equal to log of A minus delta H upon 2.303 RT2 minus log of A minus delta H upon 2.303 RT1। बोलो बच्चे, एक्सप्रेशन यही रहा कि नहीं रहा? अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो बेटे, यहां log ऑफ a प्लस का, यहां log ऑफ a माइनस का कैंसिल हो गया, और डेल्टा h बाय 2.303 r ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बाहर निकाल के रख सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इट लाइक अ कांस्टेंट। जस्ट 1 सेकेंड, व्हाट आई एम सीइंग कि थोड़ी सी धुंधली सी यादें आ रही हैं, तो कहीं ऐसे तो नहीं यार? यस सर, अब क्लियर। धुंधला सा हो गया था कुछ, अभी क्लियर है ना भाई? Yes, sir. अब देखो बेटे, ये और ये कैंसिल हो गया। अब लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड। सो लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, कॉमन बाहर निकल गया डेल्टा H बाय 2.303 R इंटू बड़ा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है जी, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके इक्वेशन बनी log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। बोलो यही एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान देना, आपको पता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना जी? इसलिए ये जो वैल्यू T2 माइनस T1 बाय T1 T2 ये तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि T2 बड़ा है ना? नाउ जो भी आंसर तुम अभी तक लिखी जा रहे थे बार बार, सब गलत है। ठीक, देखो भाई, कहते हैं सोचना एक कठिन काम। मान लो फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H की वैल्यू
नेगेटिव होगी। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, है ना भाई। ये नेगेटिव कब होते हैं? जब K1 बड़ा हो। इसका मतलब है देयरफॉर कि K1 इज बिगर देन K2, है ना। K1 इज बिगर देन K2। अब ध्यान से समझो, टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया था, T1 से T2 किया था, पर K क्या हो गया? कम हो गया, है ना भाई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से K क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां पे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, with increase in temperature, value of K decreases। ठीक, वहीं पर अगर ये रिएक्शन फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसी होती? पॉजिटिव। बेटा पिछली वाली तो पॉजिटिव है ही है, अगले वाली भी पॉजिटिव होती, तो उसका मतलब हो जाता कि log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सारी की सारी पॉजिटिव हो जाती वैल्यू। और अगर ये पॉजिटिव हो जाती बच्चे, तो इसका मतलब क्या होता? क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब तो ये हुआ कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया T1 से T2, और यहां पे पॉजिटिव का मतलब है K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी K1 से K2 बढ़ गया। तो ऐसे केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस। ऐसे केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस। क्लियर बेटे? अगर मान लो फॉर एन isoenthalpic reaction, now what the hell is isoenthalpic reaction? Isoenthalpic reaction enthalpy change now. डेल्टा H 0 होता है। डेल्टा H 0, तो अगर डेल्टा H 0 है तो भैया ये सारी वैल्यू 0 है। सो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू 0, मतलब log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ K1। इसका मतलब K2 इज इक्वल टू K1। बेटा टेम्परेचर तो बढ़ाया था लेकिन K सेम रह गया। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नाउ। अब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटे आप सीधे आंसर दिए जा रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज। अरे भाई ये डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू कम हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर एंथैल्पी चेंज ना हो रहा हो तो K की वैल्यू पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। जैसे पिछला जो चैप्टर था जिसको हमने थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया था, उसमें एक चीज बताई गई थी, बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। बोलो पढ़ा था ऐसा कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्यों भाई? Why endothermic reaction are spontaneous at high temperature and why exothermic reaction are spontaneous at low temperature? क्योंकि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ, ये तो हमें पता ही है कि इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं तो आएगा ही, चाहे वो 99.9% कंप्लीशन पे आ जाए, है ना। एक समय तो ऐसा आएगा ही। तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे उसका K छोटा होता जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पहले ही आता रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन उससे आगे नहीं जाएगा, रिएक्शन अगर उससे आगे नहीं गया तो ऑब्वियसली वहीं पे रुक गया ना, तो स्पॉन्टेनियस हुआ क्या। बट अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया K बढ़ता गया,
के बढ़ता गया, ऑब्वियसली उसका पीछा करते 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 रिएक्शन भी चलता चला गया, कंप्लीट हो गया। बोलो राज, समझ में आया कि व्हाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर? जल्दी बोलना यस और नो। Yes. Yes, sir. और टेम्परेचर का क्या असर होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी समझ में आ सकते हैं। आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए गए होंगे, T2 T1, ठीक, दो के दे दिए गए होंगे, K2 K1, डेल्टा एच पूछेंगे, वो निकाल सकोगे कि नहीं? Yes, sir. आर की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 8.314 लेनी, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल लेनी है यहाँ पे हमेशा, क्योंकि ऐसा ही में चलना है हमें। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या असर होता है ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, है ना? दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्री पे और या फिर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का असर समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। इसको करवाने से पहले एक बार सारे बच्चे फटाफट लिख दो, क्या आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली लिख देना। Yes, sir. आई लव यू यार वेदांश, बहुत अच्छा पूरा लिख देता तू तो मेरे भाई, गुस्सा ही मार देता सारा का सारा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी नेक्स्ट कहानी हमारे पास आएगी इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, कि स्टोइकियोमेट्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैसे असर करती है। ठीक, तभी तो हम उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन तभी कर पाएंगे ना जब हम ये सब चीजें समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन करने तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा इसका। ये सब चीजें समझ में आनी पहले जरूरी है। देखो बेटे, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if reaction is reversed, the value of K is inversed. The value of K is inversed. क्या कहा कि अगर रिएक्शन को रिवर्स किया गया तो K की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। मतलब क्या, हमसे बोल दिया गया कि रिएक्शन है 2A plus 4B giving us 2C plus 4D। ठीक, और कह दिया कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, या सिंपली डी ले लेते हैं, इसके के की वैल्यू हमारे पास 16 है, और हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर 2C plus D giving us 2A plus 4B। तो जो के इसका होगा वो बेटे पहले वाले का के इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। से आप इसको K1 बोलते थे तो 1/K1 हो जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा 1/16। यानी अगर वैल्यू आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो वैल्यू ऑफ के इनवर्स हो जाएगी। सिंपल बात है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, तो उल्टी वैल्यू तो होनी थी, है ना बेटा? तो पहली बात हो गई, इफ रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ के इज इनवर्स। बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, बात नंबर 2। दूसरी बात है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, if reaction is multiplied by any number, it becomes power of K. If
reaction is multiplied by any number, it becomes power of k. ठीक, जैसे प्यारे बच्चों हमसे ये बोल दिया गया कि रिएक्शन यही है, फॉर 2a plus 4b giving us 2c plus d, k1 is 16. कहा find the k for number 1, 4a plus 8b giving us 4c plus 2d, और नंबर सेकंड है 6c plus 3d giving us 6a plus 12b. इन दो के लिए k ढूंढना है। ठीक, देखो बेटे यहां पे 2a थे, यहां 4 हो गए। ठीक जी हाँ प्रणव, कल बिल्कुल ऑफलाइन क्लास है, बिल्कुल है, अभी भी चल रही है, इतनी जल्दी क्या पूछने की चिंता है भाई। तो यहाँ 4a, यहाँ पे 2a से 4a हो गया, यानी कि हमारे पास रिएक्शन 2 से एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गया है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी k जो होगा वो इस k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी k1 का स्क्वायर, क्योंकि रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 विल बिकम पावर। तो हमारे पास इस रिएक्शन के k की वैल्यू आ गई 16 का स्क्वायर, आंसर इज 256। बोलो क्लियर बच्चे ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. इधर आ जाओ, इधर रिएक्शन पहले तो रिवर्स कर दिया गया है। कहां सी प्रोडक्ट था, कहां पे सी रिएक्टेंट हो गया, एक तो रिएक्शन रिवर्स हो गया, ऊपर से यहां 2 था, यहां 6 हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई। एक तो रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। रिवर्स के लिए इसका k 1 बाय k डैश होना था, एक तो k1 होना था, एक तो बात ये थी रिवर्स के लिए। ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 3 हो जानी थी। ठीक बेटा, रिएक्शन को रिवर्स भी किया ना, देखो यहाँ पे 2a plus 4b is giving 2c plus b, यहाँ c plus b giving us a plus b, रिएक्शन रिवर्स भी हुआ। रिवर्स के लिए 1 by k होना था। और बेटा जी सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2c थे, यहाँ 6 हो गए, कहने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ है रिएक्शन, तो भैया 3 से रिएक्शन मल्टीप्लाई 3 पावर बन गई, तो इस k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 by 16 का होल क्यूब। बोलो बच्चे बात समझ में आई ये भी कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अगली बात ये मिटा दू जी? Yes, sir. चलिए अगली बात देखते हैं। तो पहली बात हमने बोली कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं वैल्यू ऑफ के इनवर्स हो जाती है। दूसरी बात बोली इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इट बिकम्स पावर ऑफ के। तीसरी बात बोली इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, देखो बेटे अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है तो वैसे तो 1 by that उसकी पावर हो जाएगी जितने से डिवाइड किया, सो पावर बिकम्स 1 by n and n इज द नंबर जिससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। पर यार ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं बोलता हूं 2 से डिवाइड किया, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया? एक ही बात हुई, तो पावर 1 by 2 आ गई। मैंने कहा 3 से डिवाइड किया,
मैं कहता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 1/3 आ गई ना। तो ये पढ़ने की लोड थी क्या? नो ये सर, तो पहले वाला ही था। पर चलो फिर भी एक कॉपी काली करने के लिए नई चीज आ गई हमारे पास। यानी कि अब हमारे, हाँ जी बेटे बोलो। नो सर, जैसे हमारे को एक रिएक्शन दे दिया, बोला 2 moles of A plus 4 moles of B giving us 2 moles of C plus 4 moles of D, K की वैल्यू 16। बोला find the K for A plus 2B, ठीक, यहां ऐसे कर देते हैं, C plus 2D giving us A plus 2B, इसका निकालना भाई। देखो एक बात तो ये समझ में आती है कि वैल्यू रिएक्शन उल्टा हुआ है तो ये K 1/K तो होना ही होना है। ऊपर से यहाँ 2 था, यहाँ पे 1 रह गया, यानी 2 से डिवाइड हुआ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 1/2 हो गई। यानी यहां पे आ गया K इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/K1, यानी इस K की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1/16, आंसर आया 0.25। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर, Yes, sir. सो बेटा अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो उतने नंबर से तो वो नंबर पावर बना देना, डिवाइड करते हो तो 1 उस नंबर का मल्टीप्लाई किया वो पावर बना देना, सिंपल एज दैट, या 1/n से उसकी पावर बना देना। नाउ अगली बात, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये मिटा दूं जी। यस सर, अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगली बात हमें ये दे दिया है कि हमें बोला इफ रिएक्शन इज एडेड, इफ 2 reactions are added, if 2 reactions are added, if 2 reactions are added, their K's are multiplied, their K's are multiplied। अगर 2 रिएक्शन को ऐड करते हो तो बेटा K को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे बेटे हमारे को एक इक्वेशन दी, बोला A plus 2B giving us C plus 2C plus D, K की वैल्यू 16 है, ठीक, और हमें बोला, साथ में बोला कि 2C plus 2E giving us 3D, K की वैल्यू 4 है, और हमसे कहा फाइंड the value of K for 2A plus 4B giving us, यहां सिंपली अभी लिखते हैं A plus 2B giving us plus 2E giving us 4D, इसका K हमें निकालना है, ठीक। सो वेरी सिंपल, देखो बेटा ए बी में E प्लस हुआ है ना, ए बी में E प्लस हुआ, यानी ये 2 इक्वेशन को प्लस किया है। अगर मैं इन 2 इक्वेशन को प्लस करूंगा तो ये C प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेड साइड है, कट जाएगा, तो नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, A एज इट इज आ गया, 2B आ गया, प्लस 2E आ गया, 3 और 1 4, 4D, तो यही इक्वेशन बन गई। यानी इसलिए हमें ये 2 इक्वेशन ऐड करनी पड़ी। अगर ये नहीं पड़ी तो इसका ये K1 था, ये K2 था, तो K1 इंटू K2 हो जाएगा, यानी 16 इंटू 4 हो जाएगा, आंसर निकाल सकोगे। बोलो बेटे ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? Yes. 2 रिएक्शन को ऐड करेंगे ना बेटा, 2 रिएक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ K हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रिएक्शन को ऐड करने से वैल्यू ऑफ K मल्टीप्लाई हो जाती है।
उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब थोड़ी सी अगली बात भी समझ लेते हैं। ठीक, लास्ट बात, अगर आपने दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी? डिवाइड। इफ टू रिएक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड, if two reactions are subtracted, then value of k's are divided. अगर दो रिएक्शन को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो k की वैल्यू डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। जैसे बच्चे हमारे को एक रिएक्शन दे दिया, बोला 2a प्लस दैट ऑफ 4b गिविंग अस 2c। ठीक है जी, डिवाइड, और एक इसका दे दिया k16। एक और रिएक्शन दिया, कहा a प्लस b गिविंग अस b, इसका k दे दिया है 4। ये k1 है, ये k2 है, और कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2c giving us 2c a plus 3b plus d। इसका k निकालना है मेरे को। देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमारे C और D, C इधर आ गया है तो ये तो रिवर्स होनी है। ठीक, A पहले 2 थे, यहां पे 1 है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट तो हुई है इक्वेशन, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज हो गया। एक A से A के कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये एज इट इज रह गया, तो यहां पे उतरा A, यहां पे 3b, और ये माइनस वाला d यहां पे आ गया, और ये बन गया 2c। तो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से ये आया, और रिएक्शन उसका रिवर्स है। यानी इसका k देखोगे तो आएगा k सब्ट्रैक्ट ऊपर वाली से नीचे वाली की, तो k1 डिवाइडेड बाय k2 हो गया, है ना जी। और उसकी उल्टी है, उल्टी रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू k2 अपॉन k1, तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 अपॉन 16। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. Yes, sir. सर हाँ जी बेटे बोलो। सर यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके निकाला है सर। अगर ऑब्वियसली 1 में से 2 माइनस किया, 1 में से 2 माइनस किया, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया है, तभी नीचे वाले का साइन चेंज किए, तो 1 का k डिवाइडेड बाय 2 होएगा ना। यस सर। सर मैं तो 1 का k डिवाइडेड बाय 2, और फिर रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ओके सर। तो ये तो आ गया इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए उसे उल्टा लिखना था, तो k2 ऊपर आ गया, k1 नीचे आ गया, वैल्यू आ गई 0.25। बोल समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर बट मैंने ये पूछना था कि अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट वाली आ रही है, बट सर उससे k नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेगेटिव क्यों आ जाएगा? अगर हम इसको रखेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले जाए, जो वैल्यू आएगी वही आएगी, माइनस क्यों आएगी? के थोड़ी हमने माइनस में करने, माइनस इसका साइन थोड़ी चेंज हो गया, तो डिवाइड होंगे। सॉरी सर, सॉरी सर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो स्टोइकियोमेट्री का असर वो क्या है, अगर रिएक्शन को रिवर्स करोगे वैल्यू ऑफ के इनवर्स हो जाएगी, अगर हम रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो वैल्यू ऑफ के उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। अगर के को किसी रिएक्शन से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो पावर बन जाती है। अगर के को किसी रिएक्शन से डिवाइड करते हो 1 बाय n, n इज नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया, ठीक, वो पावर बन जाएगी। दो रिएक्शंस को ऐड किया तो के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
और दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इसका मिला जुला क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना, यस और नो। Yes. Yes, sir. तो आज हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टेम्परेचर कैसे उसको चेंज करता है और कैसे स्टोइकियोमेट्री का असर उसके ऊपर होता है, वो आज हमने कर लिया। अब मिलेंगे कल बेटे हम इसके ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल्स इन द क्लास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तरह तरह के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें इसके न्यूमेरिकल निकालने आ जाए। सबसे टफ न्यूमेरिकल होते हैं इसके अगर करने ना आए, और सबसे इजी होते हैं अगर करने आ जाए। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज करवाऊंगा, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो थैंक्स लॉट। Sir.